हेलो दोस्तों। आज हम मीट कैप स्टॉक की श्रृंखला में आवास फाइनेंसर लिमिटेड के बारे में डिस्कस करेंगे। आवास फाइनेंसर लिमिटेड 2011 में स्टेबलाइज हुई थी और इनके बारे में अगर हम अवलोकन करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में पंजीकृत है और अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न और मध्यम आय वर्ग के ग्राहकों को आवास ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है, जिनके पास आय प्रमाण पत्र हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, जैसे आईटी रिटर्न, सैलरी स्लिप। यानी यह अर्ध शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में जिनको ऋण चाहिए उनको ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपके पास है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी जो है बेसिकली राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उड़ीसा और कर्नाटक में अपना काम करती है, जिसकी कुल 346 शाखाएं हैं। इनका प्रमुख काम होम लोन, होम कंस्ट्रक्शन लोन, होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र, होम इम्प्रूवमेंट लोन, प्रॉपर्टी पे लोन, एमआई बिजनेस लोन, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, छोटे टिकट आकार का ऋण, इन सेक्टर में ये काम करते हैं। ये औसत ऋण का इनका आकार है जो एक उपभोक्ता को ये ऋण देते हैं। एवरेज 8,64,000 रुपये तक का ये ऋण देते हैं औसतन। तो ये हो गया आपके कंपनी के बारे में। अब हम इनका मार्केट कैप देख लें तो इसका मार्केट कैप है 12,118 करोड़ रुपए और स्टॉक अपने 26 के पी पे इस समय रन कर रहा है। इसका ROC 9.51 है और ROE 14.1 है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले मैं बताता रहा हूँ कि जिनका ROC और ROE 20 से अधिक होता है वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। तो इस कंपनी में ख़ास बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां हैं उनका ROE और ROC 15 के नीचे ही है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस बात को इग्नोर करेंगे। शेयर का मौजूदा कीमत चल रहा है 1530 रुपये और इसका बुक वैल्यू है 444 रुपये। इसने 1335 रुपये का लो लगाया है और 2046 रुपये का हाई। इस समय इसका करंट प्राइस 1530 रुपये चल रहा है। आज से एक साल पहले इसने 3,000 रुपये का हाई लगाया है, तब से कंपनी लगातार गिर रही है। आगे हम लोग देखें तो दोस्तों आप ये ब्लैक वाली लाइन देख रहे हैं। ये जो ब्लैक वाली लाइन है, ये ब्लैक वाली लाइन 200 DMA को दर्शाती है। 200 DMA का मतलब होता है कि अगर शेयर 200 DMA के नीचे आता है तो उसे हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। जैसा कि इस समय शेयर का मूल्य 200 DMA के नीचे चल रहा है, यानी इसे कंसीडर किया जा सकता है। और इसका प्रांश पढ़ लें। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में 35.8% CGR की अच्छी लाभ वृद्धि दर्ज की है। यानी ये 35.8% CGR के साथ जो है लगातार बढ़ रहा है। कंपनी की औसत बिक्री पिछले 10 वर्ष में 43.8% रही है। और इसके दोष को देख लें तो स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 3.44 गुना महंगा है। ये हमेशा मुनाफा कमा रही है लेकिन कभी भी डिविडेंड नहीं देती है। और इसका एक डिमेरिट ये भी है कि पिछले 3 वर्षों में जो कंपनी के मालिक हैं उन्होंने अपने
होल्डिंग को 11% ट्रिम किया है। लेकिन अगर उन्होंने अपने होल्डिंग को 11% ट्रिम किया है और ये होल्डिंग रिटेल इन्वेस्टर खरीदते हैं तो चिंता की विषय होती है। लेकिन हम आगे देखेंगे कि इनकी इस होल्डिंग को किन लोगों ने खरीदा। आगे देखें, इसी सेक्टर में ये भी कंपनियां काम करती हैं जिसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस है, हुडको है, PNB हाउसिंग फाइनेंस है, एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस है, आवास फाइनेंसर्स, कैन फिन होम्स, इंडिया बुल्स हाउस। ये भी जो है इसकी पीयर्स कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर में काम करती हैं जिस सेक्टर में ये काम करते हैं। और इनका आय देख लें, सितंबर 2020 में ये 270 करोड़ रुपए की कमाई करते थे, जो कि सितंबर 2023 में 497 करोड़ रुपए हो जाता है। यानी इनके क्वार्टर दर क्वार्टर इनकी आय में लगातार वृद्धि हो रही है। और इनका जो लाभ है पहले 90 करोड़ रुपया हुआ करता था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 सितंबर 2023 में 163 करोड़ रुपए हो गया। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हाँ, इनका कंपाउंड सेल्स 10 वर्षों का 57% रहा है और 5 सालों का 27% रहा है, 3 वर्षों का 21% रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में ये 25% रहा है। यानी इनका जो सेल्स है उसमें जो वृद्धि की दर है वो कांस्टेंट है। अगर हम इनका कंपाउंड प्रॉफिट देखें तो 10 वर्षों में 72% का रहा है, 5 सालों में 36% का रहा है और 3 वर्षों में 20% का रहा है और ट्रेलिंग 12 मंथ में जो है 16% का रहा है। स्टॉक देखें कितने CAGR से बढ़ रहा है। 5 सालों में स्टॉक 13% के CAGR से बढ़ रहा था, 3 वर्ष में -7% है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल पहले जो शेयर का मूल्य था उससे शेयर उस मूल्य से 7% सस्ता है। और 1 वर्ष का है -18%। इसका मतलब 1 वर्ष पूर्व जो शेयर का प्राइस था उससे 18% सस्ता है। और लाभांश देख लें, 10 वर्षों में कंपनी का लाभांश है 13%, 5 वर्षों में 13%, 3 वर्षों में 14% और पिछले साल का 14% है, जो कि अच्छा कहा ही जाएगा। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लें तो दिसंबर 2020 में इसमें 50.15% प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कि सितंबर 2023 में घटकर 39.11% रह गई। यानी इन्होंने अपने होल्डिंग को 11% ट्रिम किया है। अब हमें ये देखना है कि इनका जो होल्डिंग कम हुआ है ये होल्डिंग किसके पास पहुंचा। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो इसमें FIs हैं इनके पास पहले 31% होल्डिंग हुआ करती थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये होल्डिंग 35.49% हो गई। यानी FIs ने अपनी होल्डिंग में वृद्धि की है। आप देख सकते हैं कि इसमें FIs की हिस्सेदारी, FI जो कि विदेशी निवेशक होते हैं, इनकी हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा है। और हम FIs में नाम देख लेते हैं कि कौन कौन FIs हैं। तो इसमें है स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इंक, सिंगापुर सरकार का पैसा लगा है, नोमुरा इंडिया इन्वेस्टमेंट फंड का पैसा लगा है, अबू धाबी निवेश प्राधिकरण मानसून का पैसा लगा है, फर्स्ट फ्रंटियर इन्वेस्टर ICVC, स्टीवर्ड इन्वेस्टर I का पैसा लगा है, बोफा सिक्योरिटीज़ यूरोप का पैसा लगा है,
सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल यानी हम लोग के एनपीएस का भी पैसा इसमें लगता है। कोटक फंड्स इंडिया मिड कैप का भी पैसा इसमें लगा है। सेट जेम्स प्लेस इमर्जिंग मार्केट इक्विटी यूनिट का पैसा लगा है। ब्यूना विस्टा एशियन अपॉर्चुनिटीज मास्टर फंड लिमिटेड का भी पैसा इसमें लगा है। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण का भी पैसा इसमें लगा है। अबू धाबी निवेश प्राधिकरण स्थिर का भी इसमें पैसा लगा है। वाचेज इमर्जिंग इंडिया फंड का भी इसमें पैसा लगा है। इस तरह हम लोग देख रहे हैं इसमें एफआईज ने जमकर खरीदारी की हुई है। और हम लोग डीआईज का देखें 2020 में डीआईज की होल्डिंग थी 9.38%, जो कि धीरे धीरे बढ़कर 14.13% हो गई। आप देखिए कि शेयर अपने उच्चतम मूल्य से जब नीचे पहुंचा है तो डीआईज और एफआईज ने इसमें जमकर खरीदारी की है। और हम लोग डीआईज में देख लें कि डीआईज में कितनी कंपनियां यहाँ पे हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें यूटीआई फ्लेक्सी कैप, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का पैसा लगा है, कोटक स्मॉल कैप का पैसा लगा है, सुंदर म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, यूटीआई इक्विटी फंड का भी पैसा लगा है, इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सिब फंड का लगा है, डीएसपी इक्विटी और बॉन्ड फंड का लगा है, टाटा एआईए का पैसा लगा है, इन्वेस्को इंडिया इक्विटी सेविंग फंड का लगा है, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का पैसा लगा है। तो डीआई ने भी इसमें जमकर खरीदारी की है। और पब्लिक जो कि 9.44% थी, इनका होल्डिंग 9.44% से बढ़कर 11.24% रहा है। जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग में मात्र 2% की वृद्धि हुई है, वहीं एफआईज और डीआईज की होल्डिंग में बहुत ज़्यादा की वृद्धि हुई है। और पब्लिक में भी प्रमुख इन्वेस्टर सुशील कुमार अग्रवाल जी का पैसा लगा है और घनश्याम रावत का पैसा लगा है। ये भारत के प्रमुख इन्वेस्टर हैं जो कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाए हुए हैं। तो इस तरह हम लोग देख पा रहे हैं कि आवास फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग कंपनी है। इसके गिरावट के पीछे उच्चतम ब्याज दरों का होना माना जाता है। जैसे ही ब्याज दरों में कटौती की जाएगी, कंपनी यहाँ से 2 गुने 3 गुने 4 गुने होने का पोटेंशियल रखती है। आप भी चाहें तो इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार सलाह ज़रूर ले लें। थैंक यू।